ठीक है जी। तो कल वाली बात फिर से रिपीट करूं या सीधा शेयरिंग शुरू करेंगे? थोड़ा सा करूं? क्या रिपीट करूंगा? इतनी सी बात कि मैं ऐसा मानता हूं कि आप सब अच्छे मन से सुनते हैं। ऐसा मानो कि नहीं मानो? अच्छे मन से सुनेंगे तो जो बात सुनी है उस पर विचार चलेगा। विचार चलेगा तो कुछ स्पष्टता के बिंदु मिलेंगे या अस्पष्टता के बिंदु मिलेंगे। स्पष्टता के मिलेंगे तो उसकी खुशहाली बांटी जा सकती है, ये समझ में आया, ये स्पष्ट हुआ, किसी अच्छा लगा, है ना? और अस्पष्टता के मिलते हैं तो उस पर प्रश्न किया, ये स्पष्ट नहीं हुआ, इसको और बता दीजिए। तो शुरुआत आप ही लोगों से होगी रोज। बताइए। ये संयुक्त आचरण जो है ना, कब से वर्णन कर रहे हैं? अच्छा ठीक। संयुक्त आचरण का मतलब क्या है? ये ठीक बात, ये समझने वाली चीज। देखिए, जैसे इसके लिए मैं उदाहरण ये ले लेते हैं कि हम जैसे परिवार में रहते है ना, पति पत्नी बच्चे, है ना, माता पिता के साथ रह रहे हैं, ठीक है। तो 6 लोग हो गए, है ना। मतलब बच्चों की रेफरेंस से देखें तो बच्चे, उनके माता पिता, उनके दादा दादी। अब मान लीजिए दादाजी अपने हिसाब से कुछ करते रहते, दादी अपने हिसाब से कुछ करती रहती, पापा जो है बच्चों के वो अपने काम में व्यस्त रहते हैं, मम्मी कुछ अपना देखती रहती है, घर की जिम्मेदारी, सभी कुछ कुछ करते रहते हैं, लेकिन सब अपने मन की कर है ना। और एक है कि आपस में बैठ के मिलजुल के क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, है ना, क्या ठीक रहेगा सबके लिए अनुकूलताएं कैसे बने, है ना, सबकी प्रगति कैसे हो, इस सब का ध्यान रखते हुए मिलजुल के निर्णय लेते हैं और साथ साथ चलते हैं। ये जो साथ साथ चलना है इसका नाम है संयुक्त आचरण, है ना। मानव में तो आसानी से समझ में आ जाता है कि हम बातचीत करके करेंगे। जड़ प्रकृति में कैसे होता है? तो जड़ प्रकृति के अंदर होता है कि जैसे कल ही बात हमने उदाहरण लिया था कि जैसे हवा के अंदर हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस भी। हाइड्रोजन गैस अपना हाइड्रोजन रूप में जो करना होता है वो करते ही रहती है, ऑक्सीजन को जो करना होता है वो करते रहते हैं। लेकिन जब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं एक यौगिक के रूप में, यानी जल के रूप में, पानी के रूप में, तो अब वो अपना अलग अलग आचरण नहीं करते। हाइड्रोजन का आचरण नहीं कर रहा, ऑक्सीजन का आचरण नहीं कर रहा, ये दोनों मिलके एक नया संयुक्त आचरण करते हैं जिसका नाम है पानी, जिसमें हाइड्रोजन की भी भागीदारी है और ऑक्सीजन की भी भागीदारी है। ठीक है। परिवार में ये माइक लीजिए ना, माइक पीछे क्यों बैठता, आ गया तो पास में लेगा, माइक बार बार पीछे जाएगा। परिवार में जो सिंगल आचरण है, हाँ, ये मिक्स नहीं हो पाता है या ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता है। मतलब वो मेरा आचरण ही लेके मैं चल रहा हूँ। हाँ ठीक। परिवार बनने से पहले हाँ। तो जो पहले वाली भूमिका में था उससे बाहर वाली भूमिका में ज्यादा रहता है। ठीक है। तो क्या है, अभी हम परिवारों को इस्तेमाल करते हैं अपनी जो इच्छाओं को पूरा करने। हमारी कोई इच्छा रहती है, ये करना है, वो करना है, उसके लिए परिवार को इस्तेमाल करते हैं। अब परिवार में और सदस्य हैं, जैसे हमारी इच्छा है उनकी भी तो इच्छाएं होंगी, है ना। अब वो मतलब हो सकता है कि उनकी इच्छा हो और वो पूरी ना हो रही है ना, लेकिन हमारे को इससे भी कोई लेना देना नहीं है। हमारा इतना ही होता है मेरे को ये काम करना है और मेरे को आपसे ये सहयोग चाहिए। इसमें कल्चरली भी हमारे को, हिस्टोरिकली भी देखें तो रोल्स डिफाइन हो गए, है ना, जिसको पेट्रियार्कल सोसाइटी कहते हैं, कुछ कहते हैं। तो अब दर्शन की रोशनी में हम क्या बात कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि हर मानव की, है ना, इच्छाएं होती हैं, ठीक है। और सबकी इच्छाएं होती हैं, तो अब सबकी इच्छाएं तो किसी भी दिशा में हो सकती है,
तो सबसे पहले मानव की इच्छाएं संयत कैसे होती, संयत होने का मतलब सिस्टमैटिक कैसे होती है ना, जो पूरी करने योग्य हो परिवार में, समाज में, उसके लिए उसको पहले समझदार होना पड़ता है। तो समझदार व्यक्ति होगा तो उसकी इच्छाएं जो होंगी सही होंगी, सही इच्छा होगी तो उसके लिए स्वयं स्फूर्त विधि से सहयोग मिलेगा। एक दूसरा, जब हम समझदार होंगे तो हम सामने वाले की भी जो सही इच्छाएं हैं उनको पहचान पाएंगे, हम उसमें सहयोग दे पाएंगे। आप उस दिन थे ना जिस दिन हमने बात की परसों कि छोटे से काम के लिए हमारे को पूरी मानव परंपरा का सहयोग मिल रहा है। पानी पीने का उदाहरण के बाद, है ना, तो सब हमारे सारे काम सहयोग पूर्वक होते हैं, तो हम सहयोग तो ले रहे हैं। अब हमारे अंदर एक पक्ष है जो इस बात को देखता रहता है कि क्या हम सही में लोगों के साथ न्याय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, है ना। आपने कभी लगता होगा ना यार ये तो ठीक नहीं, मेरे को इसको कुछ करना चाहिए, इसमें मेरे को भी अपनी तरफ से कोई कदम, हमारे पास वो ताकत है, उसको हम प्रयोग बहुत कम करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो सहयोग तो सबसे लेते हैं, दे किस किस को दे, क्या सहयोग दे, जैसे परिवार जब कोई लेंगे उनको क्या क्या सहयोग हम दे रहे हैं, है ना। कई बार ये हो जाता है कि हमने अपने मन से मान लिया कि जो मैं जो कर रहा हूँ ये पूरा है। तो अगर आपको ध्यान होगा न्याय की परिभाषा में दिया हुआ है, मूल्यांकन की जो बात है वो परस्पर मूल्यांकन है। क्या मूल्यांकन है उसमें, भाई आप और हम अगर साथ जिएंगे तो आप, मैं जिस और जैसा आपके साथ व्यवहार कर रहा हूँ इसका मूल्यांकन मैं तो करूंगा ही, आप ही करेंगे। आप जो व्यवहार करते हैं उसका मूल्यांकन आप तो करेंगे ही, मैं भी करूंगा। हम दोनों मिलकर मेरा भी मूल्यांकन करेंगे, आपका भी। अभी क्या होता है, वन साइडेड मूल्यांकन है ना। तो मैंने जो कर दिया उसको मैं सही जस्टिफाई कर ही लेता हूँ, सामने वाले की संतुष्टि नहीं हो रही, उसको उसकी आवश्यकता ही नहीं पूरी हो पा रही, पर वो मजबूरी में चले जा रहे साथ। ये जो चीज है कि हम सामने वाले को, हर मानव, जैसे आप ही हो या मैं ही हूं, हम स्वयं स्फूर्त विधि से चलने में खुश रहते हैं, दबाव प्रभाव में चलने से खुश नहीं रहते। तो क्या सामने वाले को मैं ऐसी अनुकूलता दे पा रहा हूं कि वो स्वयं स्फूर्त विधि से चल रहा है? तो इस बात को देख पाना, फिर इसके लिए व्यवस्था करना, उसके लिए मूल में समझ हो पाता, इससे संयुक्त आचरण विकसित होता है मानव। नहीं तो हम अपनी मर्जी से परिवार को इस्तेमाल करते हैं, जैसा हमें ठीक लगता है वो करते हैं। जो भी ताकतवर होता है वही शक्ति केंद्र शासन चलता है परिवार, जिसके पास ताकत है उसके साथ चल जाता है, उसकी मर्जियां पूरी होती रहती है, बाकी सब चलता रहता है। कभी खुशी कभी गम, बाकी की जिंदगी वही रहती है। ये जो अधिकार हम स्वयं को देते हैं, है ना, वो हम दूसरों को दे पा रहे हैं क्या? नहीं तो हमारा न्याय कहां होगा? ये पूरा का पूरा जो दर्शन है ना, ये न्याय पे टिका हुआ है मानव के संदर्भ, और उस न्याय को करने के लिए जो न्यायाधीश है वो मैं खुद स्वयं, और मेरे पास देखने की ताकत है जिससे वो मैं कर सकता हूं। उसका मैं इस्तेमाल नहीं करता हूं क्योंकि हमारे को ना परंपरा में ये आदत नहीं डाली गई कि इस काम को करो। अब ये आदत डाली गई है अपने मतलब के लिए, थोड़ी देर के लिए उसको भूल जाओ, अपना काम निकालो, आगे बढ़ो, इसकी आदत ज्यादा पड़ गई। ठीक है, हाँ भैया कुछ बोलना चाहते? अभी जैसे न्याय की बात हुई थी ना परिवार व्यवस्था में, जी, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे? बिल्कुल कर, वो तो मुख्य मुद्दा ही यही समझने वाली बात है। हमारे लिए न्याय सबसे प्रमुख मुद्दा है। तो न्याय की परिभाषा याद है किसी को? नियमी न्याय। ये
हाथ खड़ा करके, हाँ दीदी को माइक दे दीजिए पीछे। नियम न्याय है। हाँ, वो तो एक बात हुई थी हमारे, मानव में न्याय ही नियम है ना? ठीक है। एक न्याय की और परिभाषा भी आती है। एक जो परिवार बोला है उसमें संबंध की उभय चुक्ति। हाँ, एक उसका एक भाग है संबंध में उभय चुक्ति, बढ़िया। और कोई? हाँ भैया को दीजिए माइक। इधर भैया को माइक। हेलो, दो अनुभव संपन्न व्यक्तियों के बीच ये उभय तृप्ति होती है तब न्याय घटित होता है। हाँ, इस पर बात करेंगे कि न्याय कैसे घटित होता है, पर न्याय की परिभाषा है। मूल्यों का निर्माण। संबंधों का पोषण, मूल्यों का निर्वाह ही है। हाँ, तो उसकी परिभाषा है, मैं यहाँ लिख दूँ क्या नहीं क्या? हाँ यहाँ लिख दूँ, क्योंकि महत्वपूर्ण बात है ये तो। संबंध, मूल्य, मूल्यांकन, उभय तृप्ति। थोड़ा सा इससे ज्यादा खोल। संबंध के संदर्भ में बोला गया है संबंध की पहचान। दूसरा बोला गया है मूल्यों का निर्वाह। तीसरा बोला गया है परस्पर मूल्यांकन। और चौथा बोला गया है उभय तृप्ति। ये चार भाग हैं इसकी परिभाषा। आप दर्शन में कई जगह आपको परिभाषा मिल जाएगी। न्याय की परिभाषा क्या है? संबंधों की पहचान, मूल्यों का निर्वाह, परस्पर मूल्यांकन एवं उभय तृप्ति। 4 स्टेप में होता है। ठीक है, ऐसा करते हैं अभी, क्योंकि अब इसकी बात करनी है तो बोर्ड का प्रयोग करेंगे। इसको हटा दीजिए, इसको इधर कर दीजिए। 3 चीजें घटित होती हैं ठीक से तो ये रिजल्ट आएगा, और ये तीनों चीजें अगर ठीक से घटित नहीं होती हैं तो ये रिजल्ट नहीं आएगा, यानी दोनों पक्ष तृप्त नहीं। ठीक है, एक सामान्य उदाहरण ले लेते हैं, उससे समझ में आएगा। मान लीजिए आप और हम साथ में जी रहे हैं, और साथ में जी रहे हैं, और आपका व्यवहार मेरे साथ एकदम उचित, जिम्मेदारी पूर्वक, सहयोगी है। क्या वो ऐसी तंग कर रहा है, नहीं वो लोड नहीं ले पा रहा क्योंकि वो जनरेटर पे चल रहा है, उसको बंद करो, और जब बिजली आएगी तब चलेगा। हाँ, तो उदाहरण पे वापस आ जाते हैं कि मान लीजिए आप और हम साथ में जी रहे हैं, और साथ में जीते हुए आपका व्यवहार मेरे साथ एकदम उचित, आप अपने पक्ष की सभी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं, है ना, मेरे के साथ पूरा सहयोग बना के रखते हैं। ठीक है, और मैं अपनी जिम्मेदारी हमेशा पूरी नहीं कर पा रहा, हमेशा सहयोग नहीं दे पा रहा, मान लीजिए ऐसी स्थिति है। तो ऐसे में आपके व्यवहार से मेरे को तृप्ति होगी कि नहीं? क्या नहीं होगी। क्यों? फिर से सुनिए, आप और मैं साथ में जी, आप अपने पक्ष से मेरे प्रति जितनी भी जिम्मेदारी हैं उनको ठीक से पूरा करना, मेरे साथ पूरा सहयोग बनाए। ठीक है, आपके ऐसे व्यवहार से मेरे को तृप्ति
तृप्ति होगी कि नहीं होगी? बताइए, सोचिए, सोच के हाथ खड़ा कीजिए, सोच के हाथ खड़ा, आराम से, कोई जल्दी नहीं। हाँ, ये बताइए आप। उसकी पहचान होगी कि जो मैं कर रहा हूँ तो होगी, वरना नहीं होगी। अगर पहचान होगी कि जैसे मैं सब कुछ कर रहा हूँ आपके लिए, जो सहयोगी है उसको आपके अंदर उसकी पहचान है, तो ही होगी, वरना नहीं होगी। हाँ, तो मैं बोलता हूँ ना, मेरे को पता चल रहा है कि भाई आप मेरा सहयोग कर ही रहे हो। जैसे मैं आपका सहयोग करता हूँ, आपको पता चलता है कि नहीं चलता? मैं समझाने में सहयोग कर रहा हूँ, ये पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा? तो अगर आप मेरा सहयोग करोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा, तो भी नहीं होगी, क्योंकि मैं 100% जब तक नहीं दूंगा तब तक नहीं होगी। मान लीजिए आप 100% दे रहे हैं, अगर मैं 100% दे रहा हूँ, सामने वाला 100% दे रहा है, तो होगा। अभी सामने वाले को छोड़ दो, अभी एक पक्ष के बारे में सोचिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सोचिए आप, और उसको अपनी जिंदगी की रियल लाइफ से इसको एसोसिएट करके देखिए। किसी भी संबंध में, मान लीजिए माता पिता संतान संबंध, पिता और बेटा, मान लीजिए पिता अपनी तरफ की पूरी जिम्मेदारी कर रहा है, इससे क्या बेटे में कोई शिकायत बनेगी? सोचने की बात, उसको तो ये लगेगा पिता अपनी तरफ से जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। एक मिनट, हाँ हाँ जी, हाँ जी। पिता अपने तरफ से पूरी जिम्मेदारी अदा कर रहा है, लेकिन बच्चे के एक्सपेक्टेशन से हिसाब से अगर नहीं हो रही है, देखिए जो आपके साथ जो निर्वाह होता है, हाँ, है ना, मैं इसका दूसरा उदाहरण देता हूँ, शायद आप लोग की ज्यादा स्वीकृति उसकी इफेक्ट। हम बाबा जी के साथ रहते हैं, है ना, 20-25 साल हम लोग ने उनके साथ बिताए। वो हमारे साथ एक जिम्मेदारी समझदारी का व्यवहार करते हैं, और उसको हम जब हमारे साथ उसका व्यवहार होता था तो उससे हमारे को खुशहाली होती। हमारी समझ नहीं थी अभी, पर उनके तरफ से जो चीज आ रही है वो संतुलित आती थी, उपयुक्त आती थी, जिम्मेदारी वाली आती थी, इसलिए हमारे को उसकी संतुष्टि हो। हम उनके साथ जिम्मेदारी का व्यवहार पूरी तरह नहीं कर पाते, वो एक अलग मुद्दा है। पर उनके व्यवहार का मूल्यांकन मेरा हमेशा यही रहा, या और साथियों का, हाँ इनका व्यवहार सही है, ये न्याय है, ये सही है। तो उनके व्यवहार से जो हमारे संबंध में उनका व्यवहार रहता था, उस पक्ष में मेरे को तृप्ति रहती थी। मेरे को ये नहीं लगता था इनके व्यवहार में कोई कमी। हमें कभी ये नहीं लगा कि वो मेरे को कम ध्यान देते हैं, किसी और को ज्यादा ध्यान देते हैं, या मेरी बात को नहीं सुनते हैं, नहीं समझते हैं, या मेरे ध्यान नहीं रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं। जबकि मैं इसमें केपेबल नहीं था, ना मैं उनका ठीक से ध्यान रख पाता था, ना ही मैं उनकी पूरी बात को ठीक से सुन पाता था। इसके बावजूद भी उनके पक्ष का जो भाग है, वो जो निर्वाह कर रहे हैं, वो मेरे को सेटिस्फाई है। तभी तो उनके साथ कंटिन्यूटी हुई। कंटिन्यूटी कहाँ ब्रेक होती है संबंध में? जब सामने वाले के व्यवहार का मूल्यांकन हो जाता है, ये पूरा नहीं है, ये जी नहीं सकता हमारे साथ, और कोई हमारे साथ अच्छा जीता है तो हम उसके साथ लगे रहते हैं। फिर हाँ भाई ये तो ठीक है, इनके साथ जीना तो ठीक है। तभी तो आपकी जितने भी दोस्त हैं, जितने भी संबंध हैं, जहाँ पे आप समय देते हैं, ध्यान देते हैं, वो सब इसी विधि से तो है। ऐसा है कि नहीं है, बताइए, अब सोचिए। भैया मेरे हिसाब से उसको तृप्ति नहीं होगी, क्योंकि तृप्ति नहीं होगी, क्योंकि उसको दिख रहा है सामने वाला तो कर रहा है, बट मैं उसको नहीं कर पा रहा, तो मुझे अपनी उपयोगिता का भी प्रभाव रहेगा कि मैं अपनी उपयोगिता को प्रमाणित नहीं कर रहा, सामने वाला तो कर रहा है। ये जब हम बैठते हैं तो हमें फील होता है कि वो मेरे लिए इतना कर रहा है, मैं नहीं कर पा रहा, तो तृप्ति का तो अभाव होता ही है। तो ये वाला जो बात है कि मैं अपने पक्ष का भाग नहीं कर पा रहा, इसकी असंतुष्टि बनी रहेगी, ये ठीक बात है, इसमें कोई शंका नहीं। पर सामने वाला अपने पक्ष का कर रहा है, इसको तो आप अगर ईमानदार हैं तो अप्रिशिएट कर ही लेंगे, थोड़ी सी भी ईमानदारी हो। तो यहाँ से न्याय का भास आभास शुरू हो जाता है, उभय तृप्ति का भास आभास शुरू हो जाता है कि अगर एक भी पक्ष व्यवस्थित होने लगता है तो संबंधों में कुछ तो संतुलन आना शुरू हो जाता है। मैं इसलिए भाई इस बात को कर रहा हूं, अगर हम ये मान लेंगे कि जब तक दोनों नहीं होंगे और संतुलन या न्याय नहीं होगा, तो फिर हमको तो ये पता नहीं है कि सामने वाले को तब ठीक कर नहीं सकते।
तो न्याय हो नहीं सकता, एक अच्छी बात हो गई उसके रूप में हम मान लेते हैं, पर ये कभी अचीव नहीं। पर जब हमें पता लगता है कि अगर एक पक्ष भी ठीक होता है, उससे न्याय होने से एक भी पक्ष से संबंध के अंदर मधुरता आने लगती है, संतुलन आने लगता है, तृप्ति आने लगती है, तो हम उसके लिए प्रयास करते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, पहले समझिए। आप लोग जिए इस चीज को, उसको नहीं भूलिए। जैसे आपने किसी के साथ सही व्यवहार किया है, दूसरों ने भी आपके साथ कुछ सही व्यवहार किया होगा, उसकी स्वीकृति होती है, इसको हम नकार नहीं सकते। यही तो आधार है पूरा दर्शन का। जैसे अगर मैं पूछूं अभी कि भाई जैसे हम सभी मानव संतान के रूप में हम किसी की कोख में जन्म लिए, हम सभी के माता पिता हैं, हमारे माता पिता ने हमारी बचपन में खूब सेवा की, तभी तो हम जिंदा हैं। मानव संतान ही ऐसी संतान है जिसकी अगर जन्म के समय से सेवा ना हो, गर्भ के समय से और जन्म से, तो जिंदा भी नहीं रह सकता। पशु पक्षियों में ऐसा नहीं, मानव के साथ ऐसा है। जिसने भी बच्चों को पाला उसको मालूम है कि नहीं मालूम ये बात कि बच्चों को जब जन्म होता है न तो खाना पीना आता है, न अपने मलमूत्र को क्या करना है। अगर कोई मनुष्य उसको ध्यान नहीं रखेगा तो 4-5 दिन में सब पूरा हो जाएगा, खत्म, काम खाने खत्म। तो मानव तो जन्म से ही सेवा प्राप्त कर रहा है। आज हम सबकी सेवा हमारे परिवारों ने की, माता पिता ने, दादा दादी ने, है ना, घर में परिवार में जो भी लोग हैं उन्होंने की। अब इसको जरा ध्यान में ले आइए, अपने माता पिता को थोड़ा ध्यान में ले आइए। अब इस बात को याद कीजिए कि आपको खूब सेवा की गई है बचपन में। ये स्वीकार होता है कि नहीं होता? इससे क्या भाव बनता है ना? एक तृप्ति का भाव है ना, हमारे को हमारा ध्यान रखा है बचपन। एक प्रकार की तृप्ति है, एक प्रकार की संतुष्टि है, एक प्रकार का मूल्य है, जिसको कृतज्ञता नाम देते हैं। तो जब हमारे साथ या हम किसी के साथ सही करते हैं, जिसके साथ भी व्यवहार में सही होता है, अगर वो आवेश में ना हो तो उसको पहचानने की उसमें क्रिया शुरू हो जाती है। एक घटना से नहीं होती, धीरे धीरे होती है। जैसे आप विद्या को सुनते हैं, घर जाते हैं, अपने व्यवहार में कुछ परिवर्तन करते हैं, कोशिश करते हैं। पहली बार में तो सामने वाले को पता नहीं चलता, पर हो सकता है हफ्ते में, 10 दिन में, महीने में, 4 महीने में लोग बोलने लगते हैं, नहीं आपके व्यवहार में तो कुछ परिवर्तन हुआ। कैसे पता चलता उन्हें? क्योंकि आपके व्यवहार में जो सही हुआ है उसको वो पहचान रहे हैं। सहीपन की पहचान, जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार की पहचान, उचित व्यवहार की पहचान मानव कर सकता है। मानव जन्म से न्याय का याचक है ना, न्याय प्रदायी क्षमता नहीं है, पर उसके साथ जब न्याय होता है उसकी स्वीकृति उसमें बनती है। तो इस बात पे ध्यान देना है, किसी भी संबंध में अगर एक पक्ष भी जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार करेगा तो उससे संबंध के अंदर संगीतमयता आने का प्रक्रिया शुरू, काफी कुछ संतुलित हो जाता है। उभय तृप्ति की बात है, एक पक्ष से। अब दोनों ही पक्ष जिम्मेदार होने हैं तो कोई मजे, तो फिर तो कोई समस्या ही नहीं बची है। पर हम आते हैं पहले वाले बिंदु, संबंध की पहचान। हाँ जी, माइक। उभय तृप्ति को और थोड़ा सा समझा दें। तृप्ति तो समझ में आती है। उभय का मतलब होता है सभी पक्षों की, जितने भी पक्ष हैं। जैसे हम परिवार में 4-5 लोग साथ जी रहे, सभी की तृप्ति को बोलेंगे उभय। संबंध की बात करें उसमें 2 पक्ष होते हैं, तो दोनों की तृप्ति उभय थी। ठीक है। संबंध की पहचान से क्या आशय, कोई बता सकता है? हाँ जी, जो तार संबंध है,
कि माता पिता और बालक भाई बहन के तरह उसमें जो उपयोगिता पूर्वकता की बात है वो कैसा नहीं। ठीक, और कोई? हाँ, दीदी को मैं आगे, वो आगे, पीछे आगे। संबंध का जो परिभाषा पढ़ी हमने बुक में कृषि पूर्णता के अर्थ में अनुबंध, वो है संबंध। ठीक है, तो आगे बताइए। तो उसमें जो संबंधों के अंदर जो हमारी सबसे बड़ा आधार मूल्य है वो है विश्वास का जी। और अगर हमारा परस्पर हमारी दृष्टि मूल्यांकन धारणा जिसको बोलते हैं, तो अगर हमारी धारणा ही दूसरे के प्रति कुछ अलग कर रखी है हमने अपनी 4.5 क्रियाओं के कारण, तो हमारी धारणा फिर वैसे होकर चलती है। पर जब हम चित्त के अंदर इस दर्शन के बाद हमारा चेंज हुआ कि हमारे चित्त के अंदर सारा ये चित्रित हो जाता है कि ये न्याय है, ये धर्म है, ये सत्य है, तो उसके बाद फिर जीने के अंदर संबंधों में एक मधुरता आनी शुरू हो जाती है। तो हमारे को ये जो मूल्यों का निर्वाह लिखा है और ये परस्पर मूल्यांकन के संबंध के अंदर न्याय के लिए चारों ही जरूरी हैं, तभी म्यूचुअल फुलफिलमेंट होगी। जी, तो आपने बढ़िया बात बताई पहली कि संबंध की जो परिभाषा है वो पूर्णता के अर्थ में अनुबंध है ना। तो इसमें पूर्णता क्या है? पूर्णता इसमें यही है कि मैं पूर्ण को जान गई हूँ संबंधों के अंदर जीने के लिए कि पूरा व्यापक का मेरे पास अस्तित्व का सह अस्तित्व है और उसका ज्ञान है, और उसके कारण मैं मूल्यों का निर्वाह कर पा रही हूँ जो उन्होंने स्थापित मूल्य दिए और शिष्ट मूल्य दिए। नो स्थापित मूल्य, नो शिष्ट मूल्य। पूर्णता का अर्थ इधर है क्रिया पूर्णता और आचरण। हाँ जी। क्रिया पूर्णता होती है ज्ञान संपन्न, आचरण पूर्णता होती है प्रमाण संपन्न। इसको सामान्य भाषा में बोलें तो क्रियापूर्णता का अर्थ है समझदारी पूरी होना, है ना। तो हमारा संबंध क्यों है? ताकि हम एक दूसरे के साथ मिलके समझदारी को पूरा कर लें। ये ठीक लगता है उद्देश्य साथ में जीने का? हम मिलके समझदार हो जाए, मैं भी समझदार हो जाऊं, आप भी समझदार हो जाओ, इसी अर्थ में हम साथ में हैं। और दूसरा है प्रमाणित होना। प्रमाणित होने का मतलब है जिम्मेदारी का निर्वाह कर पाना। पूर्णता समझते हैं, हाँ, तो उसमें हम अनुबंध से मुक्त एक बात करते हैं, और यहाँ पे हमने पूर्णता में अनुबंध हम जैसे को लेके आ रहे हैं। अनुबंध कहाँ लेके आ रहे हैं? अच्छा, अनुबंध अनु और अणु में अंतर है। अणु जो है वो अनुक्रम से, सीक्वेंशियल होने से, है ना। तो पूर्णता के अर्थ में अनुबंध, अनुबंध का अर्थ होता है कि भाई हमारा इस बात के ऊपर सहमति हो गई है कि हम ऐसे रहें। अंग्रेजी में बोलेंगे तो एग्रीमेंट। हाँ, अनुबंध का जो अर्थ है जो हमने बैठाया है तो ये भी हो सकता है अनु जो क्रम से संबंधित शब्द है, और बंध नहीं जुड़ाव, बंध लगा दिया, जुड़ाव कर दिया, और क्रम से कोई जुड़ा, अनुबंध। भैया आपने सुना होगा जब अध्ययन के लिए आए थे कि बाबा जी ने भाषा का जो प्रयोग किया है, दो प्रकार से भाषा का प्रयोग हो सकता है।
तद्भव और तत्सम, है ना। उसका आशय क्या है कि एक तो है जो शब्द बोला जा रहा है, इसका आशय क्या है, इस हिसाब से भाषा का प्रयोग हो सकता है। दूसरा है कि जो शब्द बोला जा रहा है ये किन घटकों से बना है, किन धातुओं से मिलकर बना है, और उनका क्या अर्थ होता है, इसलिए इस शब्द का क्या अर्थ होगा, एक ही बात। तो बाबा जी ने पहले वाले को प्रयोग किया। तो इसमें संधि विच्छेद बहुत उपयोगी नहीं होता, सब जगह, कुछ जगह पे चल जाता है। अनुबंध का मतलब यही है कि हमारा एक दूसरे के साथ एक तरीके का संकल्प है, एक तरीके का हमारे समझौता है, एक तरीके का एक सहमति है ना, कि हम मिलके इसके लिए रहेंगे, जाने अनजाने में भी हम यही तो चाहते हैं कि भाई आपकी भी समझ पूरी हो, मेरी भी समझ पूरी हो, मैं भी जिम्मेदारी पूर्वक जी सकूं, आप भी जिम्मेदारी, इसी के लिए तो हम संबंधों में जीते हैं। तो यहाँ पे शब्द की परिभाषा आप देखने जाएंगे तो इसके अंदर संधि विच्छेद से बहुत जल्दी पकड़ में नहीं है, इसलिए वो क्योंकि पहले अभ्यास रहा है और उसकी उपयोगिता है, उसको मना नहीं कर रहा, पर दर्शन के अंदर जरूरत नहीं है ना इन शब्दों को, इसके लिए परिभाषा संहिता को इसलिए बनाया, उसको वहां से देख लीजिए। सामान्य रूप में इसका कारण क्या रहा कि ये सामान्य व्यक्ति के लिए लिखी गई है, जैसे सामान्य भाषा में शब्दों को प्रयोग करते हैं, उनके जो छिपा आशय है उसको पूरा करते हुए उसको परिभाषित करते हैं कि इसके आशय यहाँ पे इतना समझा के अगर इतना और जोड़ दे तो ये पूरा हो जाएगा। तो पूर्णता के अर्थ में उन्हें पुनः परिभाषित कर दिया गया। जैसे जीवन शब्द आता है, ये प्रचलित भाषा में एक तरीके से यूज होता है ना। तो उस जीवन की मतलब हम जो जिंदगी जीते हैं तो उसके आधार पे उसको परिभाषित कर दिया, वो आशय पर प्रचलित था उसको पूर्णता के अर्थ में बता दिए हैं। ऐसे ही न्याय एक तरीके से प्रचलित है व्यवहार में, मेरे साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, मेरे को न्याय चाहिए, उसको यहाँ पे परिभाषित कर दिया, है ना। तो जैसे लोक भाषा में ये शब्द प्रचलित रहे, जिन आशयों में उन आशयों को पूर्ण करते हुए अस्तित्व के अर्थ में फिर परिभाषित किया, इसलिए इसके अंदर वो संधि विच्छेद वाली है। वापिस हाँ जी, वैसे दर्शन अनुबंध को भी आपने जैसे बताई दिया है जी, तो अनुकर्म से प्राप्त प्रतिबद्धता, हाँ, और तो अनुकर्म आपने समझा ही दिया है, कल सारा दिन वही संकल्प प्रतिबद्धता, ये सही बात है, ये संकल्प है, और जो अनुकर्म है वो कल परसों से चली रहा है, जीवमान से लेकर। हाँ, हाँ। तो इसको समझना है हमें, किसको समझना है, न्याय। न्याय को समझने के लिए हम पहली बात क्या डिस्कस कर रहे हैं, संबंध की पहचान। संबंध की पहचान में संबंध शब्द का अर्थ क्या है इसको देखें। हाँ जी, कहाँ पे, आखिरी रूप, हाँ यहाँ हाँ हाँ भैया संबंध की व्याख्या जब समझ ही रहे हैं तो इस वक्त अगर संपर्क को भी समझ ले, क्योंकि डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है। पहले संबंध को पूरा कर देता हूँ, फिर संपर्क को बता दूंगा। हाँ ठीक है, पहले संबंध की बात पूरी हो जाए, उसके रेफरेंस में संपर्क भी समझ में आ जाएगा। तो संबंध है पूर्णता के अर्थ में अनुबंध, यानी कि हमारी प्रतिबद्धता है कि हम साथ रहेंगे, पर केवल इतनी नहीं है, इसमें एक लक्ष्य समाया हुआ है। क्या लक्ष्य है, हम पूर्णता के अर्थ में साथ हैं, यानी हमारा जो अधूरापन है इसको पूरा करना चाहते हैं। क्या अधूरापन है, उसको पहचान के इधर बता दिया गया कि भाई हमें ज्ञान चाहिए, और फिर ज्ञान पूर्वक जीते हैं तो प्रमाण चाहिए। तो समझदारी और जिम्मेदारी, इससे आखिर क्या है, समझदारी। और इससे आशय क्या है, जिम्मेदारी। यानी मैं भी समझदारी और जिम्मेदार होने के लिए आपके साथ हूं, और मैं ये मानता हूं कि आप भी मेरे साथ इसीलिए। ये आशय ठीक है संबंध के लिए। इसको उदाहरण के साथ सोचिए कि जैसे आप हैं तो आपके मान लीजिए भाई बहन, उनके साथ ये संबंध ठीक है, इस प्रकार का संबंध, समझदार और जिम्मेदार होने के लिए आप दोनों साथ हैं। पति पत्नी के बीच में समझदार और जिम्मेदार होने के लिए हम साथ हैं। माता पिता संतान संबंध, समझदार जिम्मेदार होने के लिए हम साथ में हैं।
गुरु शिष्य संबंध, जितने भी 7 संबंध हैं, सभी संबंधों में मूल आशय यही है। क्या है? हम समझदारी जिम्मेदारी पूर्वक जी, और अभी समझदार जिम्मेदार नहीं है तो पहले समझदार होना पड़ेगा, फिर जिम्मेदार होना पड़ेगा, उसका क्रम है। ऐसे संबंधों में जीने की इच्छा बनती है, ये आशय है यहां पे संबंध से। न्याय की जब बात करेंगे, व्यवहार की जब बात करेंगे, तो हम एक दूसरे के साथ एक दूसरे का शोषण करने के लिए नहीं, एक दूसरे का फायदा उठाने के लिए नहीं, हम एक दूसरे के साथ क्यों हैं? एक दूसरे को पूरा करने के लिए। पूरा करने का मतलब क्या होता है? समझदार और जिम्मेदार, यानी क्रियापूर्णता और आचरण पूर्णता। टेक्निकल लैंग्वेज ये क्रियापूर्णता और आचरण पूर्णता, इसलिए बोला पूर्णता क्या है। इसमें समाया हुआ आशय क्या है? समझदारी और जिम्मेदारी। ठीक है, आपको समझ में आता है कि अच्छा ये मतलब होता है संबंध का। इसके लिए अभी इस पे तो ध्यान ही नहीं दिया, मतलब इन दोनों बातों पे तो अभी ध्यान ही नहीं दिया। अभी तो इसी पे है कि नहीं मुझे आपसे ये चाहिए, आप मेरे लिए ये करो, आप मेरे लिए वो करो, मैं आपके लिए ये नहीं करूंगा, मैं आपके लिए वो नहीं करूंगा। इसको संबंध मानो। रूठना मनाना ये सब चलता रहता है सब पीछे। ठीक है, संबंध की पहचान का अर्थ क्या है? इस बात को समझना, फिर संबंध को देखना। भाई भाई तो अभी भी है, बहन अभी भी है, पति पत्नी अभी भी आप, लेकिन अब संबंध की पहचान कैसे होगी? ये बात को समझ के जब अच्छा ये मेरी पत्नी है या मेरा पति है और इनके साथ मेरे को समझदार होना है और जिम्मेदार होना है, इनके समझदार और जिम्मेदार होने में मेरे को पूरक होना है, ये हुई संबंध की पहचान। ठीक लगती है बात? करने लायक काम लगता है? अब करने को कुछ मिला, कोई बोल रहा था ना, इसमें करना क्या है? ये करना है। हाँ जी, इसका मतलब यही हुआ कि संबंध की पहचान लक्ष्य के आधार पर है। किसके आधार पे? लक्ष्य के आधार पर। हाँ, समझदारी के आधार पे। लक्ष्य, यही लक्ष्य है ना हमारा, समझदार और जिम्मेदार होना। तो पहले हम लक्ष्य को पहचानते हैं, ठीक कह रहे हैं, है ना? पर लक्ष्य को पहचानने के लिए भी कुछ समझदारी चाहिए, है? तो आधार तो देखो, मानव में मैं किस बात की तरफ ध्यान आकर्षण कर रहा हूँ, प्रकृति में पहचानना, निर्वाह करना ना स्वयंस्फूर्त हो जाता है। मनुष्यतर प्रकृति चुंबक है, लोहे के पास जाती है, उसको पहचानती है, चिपक जाती है। लकड़ी के पास जाती है, उसे पहचानती है, उसे चिपकती नहीं। गाय है, दूसरी गाय को देखती है, उसको पहचानती है, उसके पास चले जाती है। किसी शेर को देखती है, उसको भी पहचानती है, उसे दूर रहती है। ठीक है, ये स्वयंस्फूर्त हो रहा है। मानव के अंदर उल्टा है। मानव में क्या है? मानव में समझदारी से पहचान, बिना समझदारी के पहचान नहीं। जैसे एक सामान्य से उदाहरण, मान लीजिए बहुत सारे कांच के टुकड़े हैं, उनमें एक हीरा भी। जिसको हीरे की समझ है उसको तो दिख रहा होता है कि अच्छा ये वाला हीरा, बाकी सब कांच। और जिसको समझ नहीं उसको सारा ही एक जैसा दिख रहा होता है। तो मानव जो है वो पहचानता किसे? जिसके प्रति जागरूक होता है, और जागरूकता आती है समझ से। तो समझ से ही पहचान होती है। तो हम संबंध को पहले समझना पड़ेगा, तभी हम संबंध को पहचान पाएंगे। इससे कम में संबंध की पहचान नहीं है। संबंध की पहचान का मतलब ये नहीं है मैं बोलूं भैया दीदी, ये इसको बोलते हैं संबोधन। ये बात करने की शिष्टता है। पहचान के लिए संबंध की समझ होनी पड़ेगी हमारे।
ठीक है? किताब पढ़ने में दो तीन चीजें आगे लक्ष्य सामने था, कारण सामने था और कार्यक्रम सामने था। आते हैं उस पर आते हैं, पहले इस बात को पूरा कर लेते हैं, फिर पुस्तक से संबंधी बातें करते हैं। हाँ जी। ये इसमें ना पहचानना और निर्वाह करना तो आ रहा है, जानना और मानना वो ठीक। तो ये जो संबंध की पहचान है, पहचान के मूल में जानना मानना की बात है, उसी पे ध्यान देना। तो ये जो हम क्रियापूर्णता और आचरणपूर्णता को जानना और फिर उसके बाद उसको मानना, फिर पहचान के फिर निर्वाह करना। तो क्रियापूर्णता की जब समझ बनती है, समझ का मतलब होता है जानने मानने का तृप्ति बिंदु, है ना? तो इसकी समझ बनने से कि भाई क्रियापूर्णता या आचरणपूर्णता ये बोल लीजिए, समझदारी जिम्मेदारी ये बोले, तो समझदारी का मतलब क्या है? तो उसका मतलब यही है कि भाई मैं ज्ञानावस्था की इकाई हूं, आप भी ज्ञानावस्था की इकाई। ज्ञान पूर्वक ही आप भी व्यवस्थित होगे, ज्ञान पूर्वक मैं भी व्यवस्थित होगा। इससे कम में ना मैं व्यवस्थित होने वाला ना आप होने वाले। ये बात को समझ लें, ठीक है? जब ये बात समझ में आ जाती है तो अपने समझने के लिए, अपने ज्ञान को पूरा करने के लिए भी प्रयासरत हो जाते हैं, दूसरा भी ज्ञान संपन्न हो जाए उसके लिए भी अनुकूलता प्रदान करते हैं। ऐसा ही व्यक्ति जिम्मेदार व्यक्ति, ठीक है? इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं कि नहीं तुमको मैं समझदार आज ही बनाऊंगा, ये काम नहीं होता है। हाँ जी भैया, तो क्रियापूर्णता को ही क्या दायित्व कहा है क्या? नहीं, क्रियापूर्णता जो शब्द आ रहा है वो आ रहा है जीवन में 4.5 क्रियाएं जीव चेतना में सक्रिय रहती हैं, हमारे अधिकार में रहती हैं, हम निर्णय पूर्वक उनका प्रयोग कर पाते हैं। शेष जो 5.5 क्रियाएं हैं वो हमारे अधिकार में नहीं। तो जब हम अध्ययन करते हैं और अध्ययन पूर्वक भास आभास प्रतीति पूर्वक अनुभव में पहुंच जाते हैं, अनुभव होने से जीवन के अंदर जो शेष 5.5 क्रियाएं वो भी सक्रिय हो जाती है और हमारे अधिकार में आ जाती है। इस स्थिति का नाम है क्रियापूर्णता। ये किस चीज का पॉइंट है? हमारा ज्ञान पूर्ण हो गया। अब ज्ञान पूर्ण हो गया, उसके आगे का काम क्या है? इस ज्ञान के आधार पे जीना। ये स्थिति में मैंने समझ के रूप में तो पूरा हो गया, पर जीने में तो अभी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना? जैसे बाबा जी बोले कि मेरे को 5 साल लगे समाधान और समृद्धि को प्रमाणित करने में, ज्ञान होने के बाद, है ना? यानी आपको अपने कार्य व्यवहार को फिर दोबारा से रीसेट करना, व्यवस्थित करना पड़ता है। उसी के बाद वो आपको फिर उसको जो ज्ञान है उसके अनुरूप बना पाते हैं। तो वो ज्ञान के बाद का अभ्यास है। इसमें दायित्व कर्तव्य क्या चीज है? हम माता पिता पुत्री के संबंध में देखते हैं तो उसमें दायित्व कर्तव्य आता है कि जो ज्ञान संपन्नता और फिर शरण की प्रति तो इस संबंध को जब पहचानते हैं, इसके अंदर हमने बोला संबंध को समझना, है ना? पहचान किस आधार पे होगी? संबंध को समझना। समझने का मुद्दा एक ये है, एक और एंगल से इसको समझाता हूं, उसमें एड्रेस हो जाए। तो संबंध की जब हम बात करते हैं, है ना, तो उसमें हमने बोला 7 प्रकार के संबंध, है ना, जिसके अंदर
भाई बहन बैठो बीच में, यहाँ पे भाई बहन, फिर साथी सहयोगी और फिर अपना व्यवस्था करता हूँ। ये 7 प्रकार से संबंध मध्यस्थ दर्शन के अनुसार मानव ना जो जीता है इन 7 संबंधों के रूप में जीता है। हम उदाहरण के लिए अभी केवल माता पिता संतान संबंध को माता पिता के लिए एक और शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं हम, अभिभावक। हर माता पिता एक अभिभावक है। गार्डियन, संरक्षण प्रदान करने वाले को अभिभावक कहते हैं। तो अभिभावक संतान संबंध, तो इस संबंध को मान लेते हैं, ले लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में। तो इसको समझना है तो अगर तो इसमें हमें पहली चीज समझनी पड़ेगी इस संबंध का प्रयोजन क्या है। बताइए, माता पिता संतान संबंध का प्रयोजन क्या है? पोषण और संरक्षण तो उसकी क्रिया है, इसमें मैं लिख देता हूं। तो उसका हर संबंध का एक निश्चित प्रयोजन है, उसमें होने वाली निश्चित क्रिया हैं, फिर उसके अर्थ में निश्चित जिम्मेदारियां हैं और उसके अर्थ में निश्चित अपेक्षाएं। तो प्रयोजन को तो मूल्यों के अर्थ में देखेंगे तो उसमें तो फिर वात्सल्य आ जाता है। बता, प्रयोजन तो दोनों के लिए सेम रहेगा, क्रिया जो है दोनों पक्ष की होगी, है ना, क्योंकि हर संबंध में 2 पक्ष होते हैं, है ना। तो इस पक्ष की क्रिया, इस पक्ष की जिम्मेदारी, इस पक्ष की अपेक्षाएं, है ना, और ऐसे ही इस पक्ष की क्रिया, इस पक्ष की जिम्मेदारी और इस पक्ष की अपेक्षा। ठीक है, प्रयोजन दोनों का सेम रहेगा, वही सूत्रता बिंदु है। वो पूर्णता के अर्थ में होते तो हाँ, पूर्णता के अर्थ में सहयोग देना, सहयोग लेना। शरीर का निर्माण तो आज भी चल ही रहा है और धरती का क्या हाल हो रहा है, परंपरा का क्या हाल हो रहा है वो देख ही रहे हैं। ये पूरा तो नहीं पड़ा। हाँ, संस्कार पूर्वक नई पीढ़ी का निर्माण इसमें कुछ आशय है। हाँ दीजिए, आप ये है असीम में सब निश्चित है, अस्तित्व में सब, असीम में सब निश्चित है। हाँ, इससे क्या कहना चाह रहे हैं? ये उपयोगिता, जिम्मेदारी, अपेक्षा, क्रिया। हाँ, निश्चित है तो पहचान में आना चाहिए। निश्चित चीजें पहचान में आती है ना, समझ में आती है ना। तो क्या पहचाना आपने? परसों बात हुई थी थोड़ी सी, मैं शॉर्ट कर देता हूँ। संबंध की, इस संबंध की उपयोगिता का मतलब है इस संबंध का क्रियाकलाप जब होगा और वो अपने एक स्टेज पे आएगा, उसका एक रिजल्ट आएगा। और वो रिजल्ट क्या है कि जो संतान है अब बड़ी हो गई, और बड़ी हो गई है तो बड़े होने का मतलब क्या है? समझदार और जिम्मेदार हो गई। तो ये संबंध की उपयोगिता हुई। और ना समझ है अभी भी और गैर जिम्मेदार है तो संबंध की उपयोगिता स्थित नहीं। यानी जितनी भी पेरेंटिंग है उसका फाइनल रिजल्ट क्या होना है कि संतान समझदार और जिम्मेदार के रूप में स्थापित हो।
ठीक लगती है बात? अगर संतान मान लीजिए 20 साल की 25 साल की व्यक्ति हो गया तो वो बच्चा नहीं है और वो नासमझ है या गैर जिम्मेदार है, तो उसके माता पिता को कैसा भाव बनता होगा? सफलता का, असफलता का? उस व्यक्ति में कैसा भाव होता होगा जब उसे बोध होता होगा कि यार मेरी तो समझ ही पूरी नहीं है या मैं तो जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं कर पाता। ये देखा है आसपास की नहीं देखा? तो पेरेंटिंग का रिजल्ट क्या आना है? बच्चा समझदार और जिम्मेदार। तो बच्चे को खिलौना क्यों दे रहे हैं हम? ताकि वो समझदार और जिम्मेदार। उसको कपड़ा क्यों पहना रहे हैं? ताकि वो समझदार और जिम्मेदार। उसका मल मूत्र क्यों साफ कर रहे हैं? ताकि समझदार और जिम्मेदार। तो आपको तो ध्यान में रहना ही है ये बात। अगर ये ध्यान में रहेगा तो बच्चे को बिगाड़ोगे आप या उसको सही दिशा के लिए प्रेरणा दोगे? और इसको भूले रहोगे तो क्या करोगे? जी ठीक है। अच्छा, ये आपको तो ध्यान में रहना ही है क्योंकि आप पेरेंट हो। बच्चे को भी बचपन से बताना है तुम्हारे लिए इसको इसलिए करते हैं क्योंकि हम तुम्हें समझदार और जिम्मेदार के रूप में देखना चाहते हैं। अब इस बच्चे से भी पूछेंगे बेटा आपको मैं समझदार के रूप में देखूं या ना समझ के रूप में देखूं, क्या बोलेंगे? तो समझदार होने में सहायता करो, मैं आपको समझदार रूप में देखना चाहता हूँ। इस काम में क्या समझदारी है, इस काम में क्या जिम्मेदारी है ना? तो बच्चों के अंदर भी ये लक्ष्य को स्थापित करना कि उसके लिए जो भी कुछ हो रहा है वो उसके समझदार और जिम्मेदार बनने के लिए हो रहा है, उसको इसको प्रमाणित करना है। अगर उसमें ये बात की स्वीकृति हो जाएगी से 4, 5 साल 10 साल की आयु में, तो फिर उसके लिए वो काम कर ही सकता है। ठीक लगती है बात? जी बढ़िया। तो इसकी उपयोगिता क्या है? संतान जो है समझदार और जिम्मेदार। इसको नहीं भूलना पेरेंटिंग करते वक्त। अभी इसी को भूले बैठे हैं सब। इसलिए जो मानव परंपरा में ज्ञान परंपरा का अभाव, ये जो ज्ञान की बात है कि हर संतान को, ये समझने की बात है ना कि हर संतान को समझदार जिम्मेदार हो। संतान तो पैदा हो रही, शरीर परंपरा तो बनी जा रही है, लेकिन ज्ञान परंपरा अभी स्थापित नहीं है। वो स्थापित होना शेष। फिर उस संबंध में क्या क्रियाएं हैं? माता पिता क्या क्रिया करेंगे? तो जैसे आप बता रहे थे कि वो पोषण और संरक्षण के अर्थ में वस्तुओं को प्रदान करेंगे, है ना? तो पोषण और संरक्षण की क्रिया करेंगे वो। संतान की क्रिया क्या है? कि पोषण और संरक्षण के अर्थ में जो वस्तुएं मिली हैं उनको वो ग्रहण करेगा, उनका वो उपयोग करेगा। ये बात समझ में आती है? माता पिता की जिम्मेदारी क्या है? तो हमने क्रिया क्या बता दी? मान लीजिए माता पिता की क्रिया को हमने बता दिया पोषण संरक्षण। तो माता पिता की जिम्मेदारी ये है कि जो उसकी उपयोगिता थी, क्या उपयोगिता थी? संतान समझदार व जिम्मेदार बने। तो जिम्मेदारी क्या होगी कि ये जो क्रिया है इसको इस उद्देश्य के अर्थ में ही करें, ये उनकी जिम्मेदारी है। बच्चे को पोषण जो दे रहे हैं उसको समझदार जिम्मेदार बनाने के लिए दे रहे हैं। उसका संरक्षण जो कर रहे हैं उसको समझदार जिम्मेदार बनाने के अर्थ में करें। ये लक्ष्य उद्देश्य कभी नहीं भूलना है, ये उपयोगिता नहीं भूलनी है, ये उनकी जिम्मेदारी।
कि ये जो क्रिया हम कर रहे हैं इसी उद्देश्य के अर्पित करें, ये जिम्मेदारी के साथ उसको पालन पोषण करना है। ये ठीक लगती है जिम्मेदारी? इसी में भैया दायित्व कर्तव्य आदमी के। हाँ जी, आगे आगे भैया इसमें जो भाव विचार और सुविधा के बारे में भी उसको बच्चे को ट्रेन तो करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो वो पोषण संरक्षण में नहीं है ना, वो एक्स्ट्रा उसी में आता है, इसमें आता उसी में पूरी शिक्षा जो है वो संरक्षण का ही भाग है। देखिए मूल में ज्ञानावस्था की इकाई है, ज्ञानावस्था की इकाई की संरक्षण समझदारी से ही, ना समझ होगा तो अपने को भी नुकसान देगा, दूसरों को भी देगा। तो यानी उसकी शिक्षा पूरी होनी है, शिक्षा पूरी होनी है, उस शिक्षा का रिजल्ट क्या आना है कि वो उचित या सही कार्य करने में सक्षम हो जाए, सही व्यवहार करने में सक्षम हो जाए, सही विचार करने में सक्षम हो जाए। शिक्षा का ये तो 3 उद्देश्य हैं, सही कार्य, सही व्यवहार और सही विचार। जिम्मेदारी की थोड़ा और बोलिए। हाँ, जिम्मेदारी का मतलब होता है कि जिसमें हमारे को उद्देश्य ध्यान में रहता है और निरंतर उसके अर्थ में हम क्रिया करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज के परिवारों में क्या, आपके घर में भी खाना बनता हो, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं हो। अब परिस्थिति कुछ भी हो जाए, खाना तो मिलता है, इसको बोलते हैं जिम्मेदारी। ऐसा नहीं कि अनुकूल परिस्थिति में ही खाना देंगे, बाकी में नहीं देंगे, ऐसा नहीं होता। कुछ भी हो जाएगा, है ना, हर हालत में वो जिम्मेदारी का भाव इसी हो गया। तो हर परिस्थिति में ये नहीं छूटना है, इसी के अर्थ में वो क्रिया हो। संरक्षण का जिम्मेदारी है, वो हर परिस्थिति में रहना है। किस ये जिम्मेदार और समझदार बनाने, बस ये जोड़ दिया। तो उसको रिवर्स में कर दें, संतान को समझदार और जिम्मेदार बनाने के लिए पोषण और संरक्षण, ये जिम्मेदारी। अब ना तो इसमें मेरी मनमानी है, ना संतान की मनमानी, तो संयम होगा। ये इसमें अभी जैसे अगर हम ब्रह्म परंपरा में देख रहे हैं तो मतलब ये चिकन एंड एग वाला चल रहा है। क्या चीज? चिकन एंड एग वाला, वो तो मेरे को पता क्या है, लेकिन क्या चीज ये, क्योंकि अभिभावक जब तक कुछ समझदार नहीं होगा तो संतान समझदार नहीं होगी। तो आई थिंक सबसे पहले तो अगर हम देखें तो अभिभावक की अपने प्रति भी जिम्मेदारी बनती है कि वो स्वयं को भी देखे। तो ये अभिभावक संतान संबंध के अंदर ये भी तो एक आई थिंक पार्ट होगा उसके अंदर कि स्वयं को समझदार बनाने की भी जिम्मेदारी। वो तो भैया हर व्यक्ति की ही है ना, चाहे आप संतान के साथ संबंध में हो या ना हो। आप 10 साल के हो तो भी आपकी जिम्मेदारी है, आप 20 साल के हो तो भी यही जिम्मेदारी है, खुद की समझदारी है ना। आप 50 साल के हो तो भी है, अगर नहीं हो आप पहचानते कि समझ पूरी नहीं तो भी है। आप भाई बहन संबंध में हो, पति पति संबंध में हो, साथी सहयोगी में, किसी भी संबंध में हो, समझदार तो होना आपके लिए अनिवार्य है। आप ज्ञानावस्था की इकाई, ये तो सबके लिए वो है, यही छूटा हुआ सही बात है। हाँ जी बताइए भैया। भाव विचार और सुविधा में हम संयत है नहीं तो संतान संयत कैसे रहेगी? क्योंकि हम संयत हो जाए व्यवस्था के अर्थ में, जागृति के अर्थ में, ये बड़ा मुश्किल लग रहा है इस वक्त, या फिर हम उसे चित्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब तक हम संयत नहीं है तो संतान कैसे संयत होगी? एक ये सवाल। और दूसरा सवाल, संतान प्रियहित लाभ में ही होती है। तो एक उदाहरण लेके चलते हैं मेरा, कि मैं संरक्षण के हेतु मैं खाना प्रदान करता हूं मेरे बच्चे को, लेकिन उसे क्या खाना है
वो उसी की इच्छा अनुसार वो अगर मांगता रहे और मुझे लगे कि ये खाना उचित नहीं है लेकिन और मैं ना दूं, तो उसे एक अभाव पैदा हो बच्चे के मन में कि मुझे जो चाहिए वो मुझे नहीं मिल रहा है। यानी मुझे लगता है कि बच्चे को मान लीजिए केक नहीं खाना चाहिए ज्यादा, तो मैं अपने घर में अनुशासन क्रिएट करता हूँ कि मैं कभी ना खाऊं और मैं मेरे मन में ऐसी कोई गलत इच्छा पैदा ना करूं ताकि मेरा भाव केक के प्रति बहुत ज्यादा हो जाए और मेरी इच्छाएं वो बच्चों को दिखने लगे आचरण में। तो मेरा आचरण पहले संयत रहे केक के प्रति और फिर मैं कोशिश करूं कि उस आचरण से उस बच्चे के मन में चित्र आए कि केक ज्यादा नहीं खाना है, लेकिन वो समाज में केक ही देखता रहता है तो उसको लगता है यही खाना है, तो उसकी इच्छा संयत नहीं रह पाती है, वो प्रिय में सूखता रहता है। तो अगर मैं मान लीजिए मेरे आचरण से प्रमाणित करने की कोशिश भी करता हूँ कि केक ज्यादा खाना उचित नहीं है, लेकिन उसको मन में बैठ के नहीं, उसको तो प्रिय लाभ में केक ही खाते रहना है। और फिर अगर मैं नहीं देता हूँ केक तो उसके मन में एक असंतुलन और मेरे प्रति एक तरीके का अभाव पैदा होता है। इससे कैसे डील किया जाए? पहले तो उसको केक खिला दिया जाए, कितना जितना उसकी इच्छा। देखिए क्या हो गया, ये कुछ बातें यहाँ से ले लिए शब्द और ये पूरे आदर्शवाद के स्ट्रक्चर में बांध के हमने कर दिया और साथ में शक्ति केंद्रित शासन भी कर दिया। सवाल मेरा ये भी था कि अनुशासन ठीक है तो बहुत सारे पूछने पहले वालों को कर देता हूँ, फिर इस पर बहुत सारी चीजें आ गई। तो देखिए ये बात तो सिंपल सी है, जिसके पास जो होगा वही बांटेगा। तो अगर बच्चे को समझदार बनाना है, आप समझदार नहीं है तो क्या समझदार बना दो? क्या हो गया? अच्छा ठीक, तो इसमें आपका ध्यान उधर चला गया, मैं दोहरा देता हूं कि जिसके पास जो होगा उसी को बांट सकता है, उसी को दे सकता है। तो बच्चे को समझदार बनाना है, जिम्मेदार बनाना है, तो खुद समझदार जिम्मेदार बनना अनिवार्य है। तो अपनी शिक्षा तो पहले पूरी करनी ही होगी, तो वो तो है ही है, उसमें तो कोई शंका ही नहीं, वो करना ही होगा पहले। अब दूसरी बात जो है कि बच्चे के साथ पेरेंटिंग कैसे है ना, तो हमारे को पहले ये देखना होगा कि क्या हमने बच्चे की आवश्यकताओं को समझा है क्या? हमने कोई निर्णय ले लिया इसको केक खाना है नहीं खाना है। केक कोई बुरी चीज नहीं है, आप घर में बना के जितना मर्जी खिलाओ, उसमें पौष्टिक पदार्थ डालो, क्या परेशानी है ना? मतलब जितना बच्चा भी ऐसा नहीं होता कि केवल केक ही खाएगा, पर आप उसको रोक के रखेंगे किसी चीज से तो उसकी जिद कर भी सकता है ना? तो वो देखिए दोनों चैतन्य इकाई के बीच में झगड़ा होगा ना, तब सब आवेश में सब उल्टे सीधे काम। तो झगड़े से बच के कैसे तालमेल बिठाना, ये मुद्दा होता है। आप उसकी कर्म स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करेंगे, वो स्वीकार करेंगे, कितना भी छोटा है ना। उसके साथ आपको तालमेल बिठाना। तालमेल के लिए पहले आपको खुद में इसमें स्पष्ट होना पड़ेगा कि इसके साथ करने योग्य क्या चीज है। मैं एक सामान्य उदाहरण देता हूँ कि जब बच्चा छोटा होता है, हम उससे तब पूछते हैं बेटा तू क्या खाएगा। 1 साल का, 2 साल का, 3 साल के बच्चे को ये समझ नहीं है क्या खाना चाहिए, उसके पास कोई आधार ही नहीं है इसको तय करने का। उसके साथ कैसे होना चाहिए, बेटा आज हम ये खाएं, इससे हमारे शरीर को ये लाभ होता है, इसको ऐसे उगाया जाता है, इसकी ऐसे देखभाल होती है, ये सब कहानी किससे बताते हैं, उसे वो खिलाए। बचपन से अगर हम ठीक से चलते हैं तो इस सब में कोई समस्या नहीं आती। पर क्या है कि जब बच्चा होता है ना, उसके निर्णय हमें लेने होते हैं, लेकिन थोड़ी देर में वो समझ जाता है कि मैं अपने निर्णय ले सकता हूँ। अब ये कॉन्फ्लिक्ट आ जाती है उसके पास कि वो अपना निर्णय लेना चाहता है और हम चाहते हैं वो हमारे निर्णय से रहे। इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर उलझ जाते हैं बहुत सारा। इसको बच्चा कितना भी छोटा नहीं स्वीकारता है। उसको जैसे ही भास होगा ना कि मेरी मर्जी नहीं चलने दे रहा, हमें उसकी मर्जी को सही दिशा देनी, उसको प्रेरित करना है, ये मुद्दा है। छोटे में बच्चा हमारा देखा देखी प्रेरित होता है,
इसको कहते हैं अनुकरण अनुसरण। हमारा जो आचरण होगा केवल दिखाने वाला नहीं, एक घटना में नहीं, ओवरऑल उसको देखेगा। आप सामान्य रूप में देखिए, मम्मी बैठ के कुछ काम कर रही होती है, बच्चा आता है मेरे को भी करना है। कपड़े आए सूखे हुए, धुल के सुखाए थे, आए तेल लगा रही है मम्मी बैठ के, छोटा बच्चा आएगा मेरे को भी करना है, दे दो उसको एक रुमाल, वो भी बैठ के करेगा। बहुत इतनी बढ़िया चीज है अनुकरण अनुसरण। उस वक्त की शिक्षा सबसे आसान है, जो उसको सिखाना वो करना शुरू कर दो, अपने आप सीख उसको करना, रिपीट करना शुरू कर दे। हम लोगों ने एक प्रयोग किया था वहाँ पे सिंध में, बोधशाला करके विद्यालय, वहाँ पे हमारे एक मित्र थे जितेंद्र, उन्होंने एक नया स्कूल शुरू किया था, मॉडल स्कूल नाम से, उसका एक प्रयोग कर रहे थे। तो एक बार मेरे पास आए, पूछे भैया मैं ना बच्चों को ना ड्राइंग कराना चाहता हूँ, पर इनका कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा। वो थे पहली दूसरी साल क्लास के बच्चे थे। तो मैंने बोला भैया एक ट्राई करके देखो, आप कॉपी और कलर्स ना रख दो सबके, और उनके क्लास में आने से पहले आप बैठ के कोई ड्राइंग बनाना शुरू कर दो, उनसे कुछ बोलो नहीं, फिर मेरे को बताना क्या हुआ। बोले भैया बहुत अच्छा रहा, मैं ड्राइंग कर रहा था, बच्चा आया, आप क्या कर रहे हो? मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, मुझे भी करनी है, तो लो बेटा कर लो। ऐसे करके देखा देखी सारे बच्चे करने लगे। हमारे राजेश भाई उसी विद्यालय में थे उसको। तो इस तरीके की घटनाएं बड़े सामान्य रूप में अगर हम सोचे, बच्चे में अगर हमें समझ में आ गया अनुकरण अनुसरण है, यानी वो हमारे को देख के करेगा, हम अपने आचरण को ठीक कर लो, हम उनको जो सिखाना है वो काम करना शुरू कर दें, है ना। और इसके अंदर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है, बहुत सामान्य रूप से हो जाती हैं। अभी हमारा आदर्शवाद बहुत बाधा बनता है इसमें। पहले सही बोल रहे हैं आप, अपनी समझ को हमें ठीक करना पड़ेगा। इससे बच्चों के सीखने समझने की अलग अलग आयु में अलग अलग विधियां होती हैं, उनको पहचानना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। वो पेरेंटिंग पे कभी और बात करने के डिटेल में, है ना। तो मोटी बात इतनी, माइक सुख भैया को माइक दीजिए। ये अच्छा नहीं, दीदी कुछ बोलना चाह रही हैं पहले उनको। भैया मेरा सेम क्वेश्चन है कि अभी जैसे बच्चों को तो हम कुछ भी बोल के समझा सकते हैं, जैसे सेम चीज बड़ों के साथ होती है तो कैसे डील करें? जैसे उनको पता भी है कि मुझे हार्ट अटैक आ गया है, ये है, डॉक्टर ने मना किया है, फिर भी वो चीज छूट नहीं रही है, और घर में सब लोग प्रयास करते ही जा रहे हैं वो चीज को कि आपको इतना ही करना है, पर फिर भी वो समझ नहीं आ पा रही है, तो इसे कैसे डील करें? देखिए बारंबार निवेदन ही कर सकते, प्रस्ताव ही दे सकते, अलग अलग तरीके से। एक आयु के बाद इसके अलावा और कोई विधि नहीं। हमसे नहीं समझते हैं तो जिनके प्रति उनका निष्ठा जुड़ी हो, है ना, स्वीकृति जुड़ी हो, ऐसे व्यक्तियों से उस बात प्रस्ताव पर रखवाया जाए। मुश्किल काम है थोड़ा, बड़ों को इसमें सही आयु में शिक्षा हो जाए तो बहुत अच्छा है। हाँ, बड़ी आयु में हम अपने आप से अपने को शिक्षित कर सकते हैं। देखिए क्या है, दूसरा हमें शिक्षित करे इसकी एक आयु, छोटी आयु तक 8-10 साल तक हो जाता है। उसके बाद जो शिक्षा होती है वो हमारी इच्छा से होती है। मैं चाहता हूँ ये सीखना तो मैं सीख ही सकता हूँ। मैं चाहता हूँ, देखिए ना कितने आयु के लोग बैठे हैं, इनमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ये स्वयं स्फूर्त विधि से हैं, अपने अधिकार से हैं, अपनी आवश्यकता से हैं। इनमें से कोई भी किसी और ने भेजा होगा उसको इसमें मजा नहीं है। जो भी अपनी आवश्यकता के हिसाब से आएगा वो उसको सीखेगा, समझेगा, कोई धीरे से, कोई जल्दी से। कितना अंतर है। एक आयु के बाद हमारा जो गुणात्मक विकास है वो हमारी स्वेच्छा से ही होता है, दूसरे की इच्छा से नहीं। हाँ जी भैया, ये जो जिम्मेदारी में दायित्व और कर्तव्य आया, तो कर्तव्य को थोड़ा और बताइए ना। हाँ भैया, देखिए दायित्व और कर्तव्य जिम्मेदारी के लिए दूसरे नाम है। इसकी जो बारीकी है ना उसको बाद में कर लेंगे, ठीक है। दोनों का आशय वही है ना, जिम्मेदारी को पूरा। पहले जिम्मेदारी बात पकड़ में आएगी, फिर जिम्मेदारी में जो बारीकी है दायित्व की और कर्तव्य उसको। जैसे किसी का व्यक्ति ने, अभी हम खाने बनाने का उदाहरण दिया,
तो जिसने उसकी जिम्मेदारी ले रखी है उसका मुख्य दायित्व उसी का है। उसके अंदर वो उसको बहुत सारे और लोग सहयोग कर ही सकते हैं। जो सहयोग कर रहे हैं वो अपना कर्तव्य कर रहे हैं। उनकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि सारा काम पूरा होकर सबको पूरा मिले। जो इस पे नजर रख रहा है वो दायित्व का निर्वाह कर रहा है। जो उसके लिए सहयोग प्रदान कर रहे हैं, कोई सब्जी काट रहा है, कोई और कोई काम कर रहा है, कोई छोंक देता है, ये सब अपने वो उनको कर्तव्य के रूप में कर रहे हैं। वो अपना छोटा सा भागीदारी करके चले जाते हैं। पर ये जो सबको खाना मिल जाए, सबके लिए खाना मिल जाए, सबकी तृप्ति हो जाए, ये सबका ध्यान रखना, ये दायित्व। तो मुख्य ध्यान रखने को दायित्व कहते हैं। उसमें जो छोटे छोटे भागीदारियां करते हैं लोग, उसको पूरा, क्योंकि कोई भी काम अकेले में होता नहीं है, सभी के सहयोग से होता है, वो सब कर्तव्य कहलाते हैं। ठीक है। हाँ दीदी को, हाँ एक मिनट, वो दीदी बहुत देर से बोल रही थी, सुख भैया बहुत देर से बोल रहे हैं। तो हाँ सुख भैया बताइए। तब तक दीदी के पास माइक पहुंचा दीजिए। माइक है आपके पास, हाँ बताइए। भैया हम ये कह रहे थे कि आप जिम्मेदारी तक आपने रखा, अपेक्षा को और परस्पर। हाँ भी करना वही लोग आते हैं। हाँ दीदी बताइए। हाँ हेलो। हाँ तो भैया ये अभी जो बात पेरेंटिंग के ऊपर थी, फिर उसी से संदर्भित ही बात, मतलब जैसे सभी पेरेंट तो है ही, तो यही जो खींचतान जो चलती है भैया, उसी के चलते माता के तौर पे भी वो है और स्टूडेंट मतलब टीचर के तौर पे भी यही है कि क्या सही है और क्या गलत। फिर इसी से जो ये यात्रा बनी मेरी, वही बनी। फिर भी वो उसका जो संवेदनशीलता का वो जो निराकरण नहीं हो रहा था। काफ़ी मतलब भैया के, सोम भैया के काफ़ी बार बार समझाने के लास्ट में वहाँ आके रुके थे कि वातावरण के दबाव से प्रभावित न होना ही स्वतंत्रता है। फिर वो बात अटकी थी। फिर कल आपकी दो बात थी कि स्वभाव, मतलब किसी के प्रभाव, मनुष्य या तो स्वभाव से जीता है या तो प्रभाव से जीता है। फिर कल आपने बताया कि प्रभावित कोई हमें कर नहीं सकता, हम हमारे स्वीकारने से हम प्रभावित हो रहे हैं। फिर उसी से फिर दबाव वाला वो एक प्रश्न बन रहा था। फिर कल सुख भैया से जैसे गोष्ठी हुई, फिर ये इस पे ही स्वभाव, प्रभाव और दबाव, इसकी जो वो थी। फिर वो भैया वही बोले, भैया ने समझा दिया कि भाई वो इंटरप्रिटेशन में आपकी वो है प्रभाव। ऐसे मेरा मानना था कि प्रभाव PHL के सेंस में ही काम करता है। किसके सेंस में? अप्रियहित लाभ के सेंस में ही काम करता है। तो ध्यान पूरा कंसंट्रेशन है ना भैया, उसी पे फोकस हो रहा था। फिर कल जाके समझ में आया कि ये न्याय धर्म सत्य में कैसे काम करता है। तो जैसे पकड़ में तो आया भैया कि जो जीवन वाला जो हमने ऐसा समझ तो लिया कि ये शाश्वत है ऐसा, तो बोलने में तो ऐसा एक चेंज आ गया, पर वो खुद में नहीं आया था। तो वो ही कहीं ना कहीं जो समय सीमा में जो बन रहा था, जो वही पीड़ा दे रहा था कि चाहे वो बच्चे में हो, चाहे टीचर में हो, या आदमी के संबंध में हो। तो वो जो पीड़ा का जो कारण था वो समझ में वही आया मुझे कल। तो ये मतलब मैं तो कब से शेयरिंग में ही इसको शेयर करने वाली थी कि कल के दिन का वो मेरा सबसे बड़ा वो रहा कि पकड़ में वो आया कि सीमा में जो बांध दिया था ना एक खुद को, तो बोल दिया, समझ में आ गया कि वो, पर वो कनेक्शन वो कल मिला कि फिर वो दबाव, स्वभाव और प्रभाव से। तो शायद ये जो संवेदनशीलता है या कहीं स्थिर नहीं हो पा रही है, शायद मुझे ऐसा लगा कि इसका भी जुड़ाव यही कहीं से मतलब है। ओके, थैंक यू। संवेदनशीलता और संज्ञानशीलता पे थोड़ी चर्चा आगे करेंगे। हाँ, आप क्या कहना चाहते हैं? आगे बढ़ाएं? ठीक है। तो हम अभी जो बात कर रहे थे, मैं फिर से सबको कनेक्ट कर दूं। हमने बात की सुबह जब शुरू की, तो उसके बाद बात आई कि न्याय की बात को, वहां से हमने शुरू किया संबंध, मूल्य, मूल्यांकन, उभयदृष्टि। फिर उसको बताया कि न्याय की परिभाषा है संबंध की पहचान, मूल्यों का निर्वाह, परस्पर मूल्यांकन, उभयदृष्टि। उसमें संबंध की पहचान पे हमने बोला कि संबंध जो होता है पूर्णता के अर्थ में अनुबंध होता है। पूर्णता का अर्थ है क्रियापूर्णता और आचरण पूर्णता। क्रियापूर्णता का अर्थ होता है ज्ञान संपन्नता से, आचरण पूर्णता का अर्थ होता है प्रमाण संपन्नता से। इसका जो आशय है समझदारी से है, इसका आशय जिम्मेदारी से।
फिर संबंध को और खोला तो संबंध बताए 7 प्रकार से हैं। हर संबंध के अंदर की निश्चित उपयोगिता है, उसकी निश्चित क्रिया है, उसमें निश्चित जिम्मेदारी है और निश्चित अपेक्षा है। ठीक है, अभी हमने उपयोगिता संबंध की पहचान ली, संतान समझदार और जिम्मेदार बने। माता पिता के तरफ से जो पक्ष से जो क्रिया है वह पोषण और संरक्षण की है। माता पिता के और संतान की जो क्रिया है वो पोषण और संरक्षण में प्राप्त वस्तुओं का उपयोग करना है। संतान की जिम्मेदारी क्या है? अपेक्षा उसके बाद है। माता पिता की जिम्मेदारी क्या थी? पोषण संरक्षण को, पोषण संरक्षण नहीं है केवल, संतान समझदार व जिम्मेदार बने इस अर्थ में पोषण संरक्षण प्रदान करना, ये उसकी जिम्मेदारी है। ये भूलना नहीं, इसको लिख लीजिए चाहे। अब संतान की जिम्मेदारी क्या है बताएं। हाँ, एक तो जो माता पिता ने जो समझदारी जिम्मेदारी के लिए जो कुछ किया है उसको आचरण में लाना, एक तो सबसे पहले ये जिम्मेदारी है, यानी जिस हिसाब से उनका हमारा पोषण और संरक्षण किया हुआ है। और एक कर्तव्यता का भाव भी साथ साथ में है कि उनके शरीर में जब उनको जरूरत है अगर, तो वो पोषण और संरक्षण उनको अगर जरूरत है कभी भी तो वो उसको करना। और उसकी जो पोषण और संरक्षण की जो स्वीकृति है उसके बाद जो कृतज्ञता का भाव है वो जो वस्तुएं मिली हैं उसका यूटिलाइजेशन आज पर समझदारी है। क्या बात है, ये सही। देखिए उसमें हमने क्या किया था, जिम्मेदारी को कैसे वर्कआउट किया था कि इसका उपयोगिता ये है इस संबंध की, इस उपयोगिता के अर्थ में माता पिता अपनी क्रिया को करेंगे। तो संतान की जिम्मेदारी क्या होगी, उसकी जो क्रिया है वो इस अर्थ में करें। तो संतान की क्रिया क्या है, जो पोषण संरक्षण की वस्तुएं मिल रही हैं जिसका वो उपयोग कर रहा है उसको समझदार और जिम्मेदार बनने के अर्थ में करें, ये उसकी जिम्मेदारी है। समझ में आता है? ठीक लगती है बात? बच्चे को जो कपड़ा मिला है वो किस लिए इस्तेमाल करेगा? समझदार जिम्मेदार बनने के लिए। उसे जो भोजन मिला है किस लिए इस्तेमाल करेगा? समझदार जिम्मेदार बनने के लिए। उसको जो शिक्षा मिल रही है, उस स्कूल जा रहा है, क्यों जा रहा है? समझदार जिम्मेदार, इसके लिए इस्तेमाल करेगा। तो वो उसकी ये क्रिया में भी है ना, क्योंकि प्राप्त वस्तु का सदुपयोग जी, लेकिन उसको उद्देश्य के अर्थ में प्रयोग करना है। हमने सदुपयोग नहीं लिखा था, इसमें हमने पोषण संरक्षण लिखा था। उसमें बोला पोषण संरक्षण की वस्तुओं का उपयोग करना, उस उपयोग को उद्देश्य के अर्थ में करना, ये जिम्मेदारी है। उद्देश्य को ध्यान में बनाए रखना ही जिम्मेदारी है और उसके अर्थ में क्रिया करते हैं। उद्देश्य के या उपयोगिता के अर्थ में क्रिया करना ही जिम्मेदारी है, यह मूल बात है। बच्चों में जिम्मेदारी आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? इसकी आवश्यकता लगती है कि नहीं लगती? अपने को ही देख लीजिए, जब आप स्टूडेंट एज में थे, दूर क्यों जाते? तो ध्यान आएगा कि जहां पे भी हमने गलतियां कर रहे थे इसको भूले बैठे। समझदार हो? हाँ जी। संतान की जो जिम्मेदारी है, ये समझदार और जिम्मेदार बनने के उद्देश्य के लिए पोषण और संरक्षण के जो वस्तुओं का उनका सदुपयोग। जैसे माँ बाप तो सभी बच्चों पे उतना ही पोषण संरक्षण करते हैं, लेकिन बच्चों में अलग अलग जीवन होता है। तो जैसे एक बच्चा है वो अच्छा समझदार जिम्मेदार बनता है और दूसरा बच्चा कम समझदार जिम्मेदार बनता है। तो यही बच्चे की जिम्मेवारी है कि जो माँ बाप जितना कोशिश करते हैं तो उतना बच्चे को भी
जागरूकता लाना माता पिता की जिम्मेदारी। तो बच्चे को पहले इस उद्देश्य के या इस उपयोगिता, इस संबंध की उपयोगिता के अर्थ में जागरूक करना। वे आपका पालन पोषण हो, आपको समझदार रूप में देखना चाहते हैं, जिम्मेदार रूप में देखना चाहते हैं। इस बात को, इस आयु में भी तो बच्चा समझदार होता है ना, इस आयु के उपयुक्त, इस आयु के उपयुक्त उसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं ना, हम आपको उस रूप में देखना चाहते हैं। जिसकी आयु में उसको जागरूक कर दिया तो अपने आप से थोड़ी देर में स्वचालित हो जाएगा उसे। हर आयु में बच्चे के साथ कर सकते हैं। अब अलग अलग बच्चे हैं, किसी के लिए कोई एक थोड़ा सा और प्रयास लग सकता है, किसी का थोड़ा कम प्रयास लग सकता है, कोई 2-4 साल में हो जाएगा, कोई 4-5 साल में हो जाएगा, क्या परेशानी। इतनी विविधता है, कोई समस्या नहीं। ठीक है, हो जाएंगे बच्चे अगर हम अब ईमानदारी से वातावरण को धीरे धीरे बनाते जाएं परिवार में, समाज में, तो बच्चों के लिए कोई ज्यादा बड़ा समस्या नहीं। बच्चे तो उसी के लिए तत्पर है। अभी तो बच्चों को ट्रेनिंग करके टेररिस्ट बना लेते हैं, वो तो कितना उल्टा कर रहा हूँ। हम तो उसको सही बनाने के लिए बात कर रहे हैं, जो उनकी आवश्यकता है, जिसमें पूरी प्रकृति का सहयोग मिलेगा। ये बहुत इजी है। ये आउटसाइड के सोर्सेज है, वो भी तो प्रभाव डालते हैं भैया, लेकिन भाई आपके परिवार का प्रभाव तो सर्वाधिक होता है ना, आउटसाइड सोर्सेज का भी होता है। ये जो बच्चे जो वो गलत आदत में बढ़ जाते हैं, नशे करने लग जाते हैं, तो घर में पेरेंट्स तो नहीं चाहता ना, पेरेंट्स करते हैं, तो बच्चे बाहर जाते हैं तो वो धूम्रपान करना, ड्रिंक करना, ये सब बाहर से सीख जाते हैं। फिर पेरेंट्स का फिर होता है क्या रोल रहेगा, वो कैसे कंट्रोल करेगा। देखिए वो एक कहावत है कि जब चिड़िया चुके खेत है ना, जानते हो पछताने से क्या होता है, ये काम उससे पहले होना है। वो उस टाइम तो कंट्रोल में है, छोटी एज में, तब तक तो वो अपना देखा देखी कंट्रोल नहीं करना, उसको समझदार बनाना है, यही तो भूले बैठे हैं। उसको सही निर्णय कैसे लेना है ये सिखाना है, यही तो हम भूले बैठे हैं। हम कंट्रोल करते रहते हैं, चलो बैठो इधर। 5-7 साल का होता है बैठ जाता है, 10 साल का होता है तो नहीं बैठूंगा, फिर एक लगाना पड़ता है, फिर बैठता है। 14-15 साल का होता है, आप लगाओगे तो भाग जाएगा, नहीं बैठेगा। हमको आता उतना ही है जोर जबरदस्ती करना। जोर जबरदस्ती इंसान को स्वीकार नहीं। प्यार से बोल लो, जोर से बोल लो। अगर अपनी मर्जी से चलाना चाहोगे, बच्चा नहीं चलेगा, वो इंसान नहीं चलेगा। इंसान के साथ जीना एक कला है जिसको सीखना पड़ता है, समझ के ही वो सीखी जाती है। और अभी तक ना स्कूलों में सिखाई जा रही है, ना समाज में सिखाई जा रही है। क्या इसलिए सब समस्याएं हैं तो आप बता दें। हाँ जी राजेश भाई, इसमें जो एक बात मुझे समझ में आती है कि बच्चों के साथ जो बड़ी दिक्कत आती है बात करते हैं, उसमें ये है कि उनको जो छोटा मान लिया हमने, ये जो उनके मानव होने की अभी स्वीकृति ही नहीं। मैं ऐसा पकड़ पाया कि मतलब 6-7 महीने का बच्चा भी उतने ही सम्मान के साथ आता है, मतलब 6-7-8 महीने का बच्चा भाव वही भाव, हाँ, मतलब समान। मेरा इतना एक जबरदस्त एक्सपीरियंस है, ऐसे बहुत सारे हैं, तो एक मतलब शायद वो 7 महीने का बच्चा बेटा रहा होगा मेरा, और वो एक दिन मैं ससुराल में था तो वो नीचे से नींबू उठा करके खा रहा, और मैंने थोड़ा मुझे जमीन से उठा खा रहा था, मैंने उसको ऐसे करके कुछ बोला, उसने छोड़ दिया, और मुझे तुरंत समझ में आ गया कि गड़बड़ हुई, क्योंकि उसका नींबू खाने का मन होगा। अगले दिन जब सुबह सुबह हम घर आए और मुझे वो घटना याद थी, मैं आती मैंने क्या किया कि मैंने नींबू काटा, उसको हल्का सा काला नमक लगाया और उसको दिया। उसने जैसे लिया वो, और उस जिस भाव से उसने देखा, मतलब साफ साफ पता चल रहा था कि वो ये बोल रहा है कि ये क्या हुआ, मतलब कल तो इसी के लिए डांट पड़ी थी, मतलब मैं, और उसने मुझे हिलाया बहुत अंदर से, मतलब उससे मैं वो छोटा शरीर से बात नहीं कर रहा था, उसने एग्जैक्टली मतलब जिस भाव से देखा ना, उसके बाद मुझे ये समझ में आया कि ये आदमी है पूरा, मतलब इसके साथ कुछ भी कर रहे हैं तो उसके सम्मान बनाए रखें। बहुत बड़ी बात, बहुत सारी चीजें, बहुत बड़ी बात। तो भाव रूप में जीवन समानता ही चाहता है ना। आज शरीर का जो संदर्भ आता है तो उसके संदर्भ में
मतलब बड़ा छोटे का आ जाता है, उसको परिस्थिति के हिसाब से हमें निर्वाह भी करना चाहिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं। पर भाव रूप में सम्मान तो पूरा ही चाहता है, जितना आप चाहते हैं उतना ठीक करते हैं, इसी बात। हाँ दीदी, मेरा ऐसा निवेदन है कि थोड़ा सा हम ब्रेक करते हैं अभी, है ना, कितना 20 मिनट पहले, और 10:30 बजे मिलते हैं, ठीक है? ठीक है, ठीक रहेगा? चाय का 10:30 चाय का टाइम। हाँ तो नहीं, चाय अवेलेबल नहीं होगी, चाय पी लेंगे, अब आधा घंटे का ब्रेक कर लेंगे, 10 मिनट में चाय पी के आ जाएंगे उसका, अभी ब्रेक कर लेंगे, ठीक है? छोटा सा लिंक बात